जय हिंद। क्या हो गया? चलिए, आज हमें पार्लियामेंट स्टार्ट करना है। हम संविधान का भाग नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने उसके बहुत सारे चैप्टर्स देखे। सबसे पहला चैप्टर हमने क्या देखा था? राष्ट्रपति। फिर हमने उपराष्ट्रपति देखा, फिर हमने केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी देखा। मंत्रिपरिषद के भाग क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं? संसद की ओर, है ना? क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये सब का काम क्या है और ये सब को काम करने की जगह कौन प्रदान करता है? तो वो कौन प्रदान करता है? संसद प्रदान करती है। ठीक है। तो सबसे पहले संसद को पढ़ने से पहले ये पता है आप लोगों को कि भारत की संसद का नाम क्या है? क्या है भारत की संसद का नाम? संसद है। अब तो पता चल ही गया है। ठीक है, भारत की संसद का नाम क्या है? संसद ही नाम है। अन्य अन्य देशों की संसदों के नाम अलग अलग होते हैं। हम इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। अच्छा, संसद मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बनता है। ठीक है, संसद कोई ऐसा नहीं है कोई भवन है जिसके अंदर एक कमरा है उसका नाम है संसद, ऐसा नहीं है। संसद 3 भागों से मिलकर बना है, जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरह फ्रेंडली हैं और आप जानते भी हैं ये 3 भाग कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है कंप्लीटली इंट्रोडक्टरी चैप्टर होगा आपका संसद का, जिसमें हम ये समझेंगे कि संसद है क्या। चलो, सबसे पहले सवाल यही है कि संसद है क्या? संसद है क्या? दूसरा सवाल ये है कि ये संसदीय प्रणाली जो है आपकी, संसदीय प्रणाली, ये कहां से ली गई? और तीसरा सवाल ये है कि देश में संसद की आवश्यकता क्या है? अगर संसद नहीं होती तो क्या देश चल जाता, और अगर है तो ऐसा क्या काम कर रही है जो संसद का होना जिस लिए अनिवार्य है? इन 3 चीजों का या इन 3 सवालों का जवाब दीजिए आप मुझे। हम्म जो दिल में आए बोल दो, पर कुछ भी मत बोल देना। ठीक है। संसद है क्या, कोई ये बताएगा संसद एक्चुअल में है क्या? हाँ, संसद एक्चुअल में क्या है आपकी? विधायिका के रूप में कार्य करती है और कार्यपालिका। क्या बस इतना ही है संसद? बस इतना ही है संसद? विधायिका, अभी भी देखो इस जवाब अधूरा है। विधायिका के रूप में और कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, परंतु विधायिका के रूप में और कार्यपालिका के रूप में कार्य करता कौन है? अब बोल दो संसद। कौन करता है? हाँ, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, अर्थात संसद किसका स्थान है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का। और दूसरा, राज्यों के द्वारा या राज्यों की विधानसभा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का ये स्थान होता है आपका संसद। यही बैठते हैं और यही बैठकर क्या काम करते हैं? विधायिका का और कार्यपालिका का काम करते हैं। अब ये कैसे बैठते हैं, इनका इलेक्शन कैसे होता है, ये तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल बैठते हैं। ये पता है कि संसद में जो लोकसभा होती है और जो राज्यसभा होती है, जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, लोकसभा में आपके बैठते हैं जनता के द्वारा चुने गए लोग। कौन चुनता है इन्हें? जनता के द्वारा। और राज्यसभा जिसे बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यहां पर बैठते हैं लोग। कहां से चुनकर आते हैं? विधानसभा। अच्छा, इससे एक सवाल और आता है कि कुछ राज्यों में विधानसभा के अलावा विधान परिषदें भी होती हैं। 6 स्टेट्स में है आज भारत में, 6 स्टेट्स में विधान परिषदें भी हैं। तो क्या ये विधान परिषदों के सदस्य भी राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, क्योंकि राज्यसभा टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ है। उस बारे में हम डिटेल में चर्चा वहां करेंगे। बताइए, क्या राज्य विधान परिषद के सदस्य राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं? हाँ या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। क्या है जवाब इसका? नहीं। केवल विधानसभा के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए। तो चलो, संसद क्या है? तो संसद हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों और राज्यों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का बैठने का या किसी कार्यवाही को करने की एक जगह है। तो ये है संसद। दूसरा, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई और भारत में किस प्रकार की संसदीय प्रणाली है?
भारत में जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो ब्रिटेन से ग्रहित की गई है। यह बोलना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने ही उसका एक स्टार्टिंग हमारे देश में कर दिया था 1990 और 1935 में। द्विसदनी व्यवस्था आ गई थी हमारे देश में। अच्छा, ये द्विसदनी व्यवस्था क्यों बोला जाता है? क्योंकि भारत की जो संसद है यहाँ पर दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है द्विसदनी। और आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही, बहुत पहले हमारे यहाँ पर द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। हमने 1935 एक्ट में भी ये चीज देखी है और 1919 एक्ट में भी ये चीज हमने देखी है। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। और किस प्रकार की संसदीय प्रणाली है? द्विसदनीय संसदीय प्रणाली है। तो ये हो गया। अब सवाल नंबर तीसरा कि संसद की आवश्यकता क्यों है? संसद की आवश्यकता इस देश में क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, संसद की आवश्यकता क्यों है? बताइए। किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कानून वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और संसद की आवश्यकता क्यों है? बोलिए। ये भी संसद डिसाइड करती है। और क्या करती है संसद? तो संसद होगी तो ये तो रहेगी, ये चीज तो होगी ही। अच्छा देखो, 1950 ये वर्ष क्यों याद है आपको? अब बताओ। संविधान लागू हुआ था आपका? चलो ठीक है, इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया। जब हमारा संविधान लागू किया गया तो ये जो संविधान की पुस्तिका थी आपकी, इसमें बताया क्या गया एक्चुअल में, ये बताओ मुझे। इस संविधान की पुस्तिका में बताया क्या गया है? क्या बताया गया संविधान की पुस्तिका में? हाँ, कि देश किस प्रकार से, या आपका स्टेट किस प्रकार से कार्य करेगा, उसकी शक्तियां क्या होंगी, उस पर निर्बंधन क्या होंगे, रोक किस प्रकार से लगाई जाएगी। और बात की गई इसमें हमारे अधिकारों के बारे में, अधिकारों के बारे में, हमारे कर्तव्यों के बारे में, हमारे अधिकारियों के बारे में, हमारे इलेक्शंस कमीशंस के बारे में, पंचायती राज के बारे में, बहुत सारी चीजों की बात इसने की। पर संविधान बना हमारा 1950 में। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 1950 में नहीं थी, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था आपकी, यदि मैं बोलूं कि पंचायती राज व्यवस्था, ध्यान से समझना इस चीज को, जो पंचायती राज व्यवस्था थी या स्थानीय स्वशासन भी बोलूं मैं, तो ये 1950 के संविधान में लिखी हुई थी क्या? तो लिखी तो हुई थी, लिखी हुई थी, परंतु लिखी कहाँ हुई थी ये लिखी थी डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो डीपीएसपी होते हैं ये किसी भी तौर पर बाध्यकारी नहीं थे राज्यों पर। तो ये बाध्यकारी नहीं थे। तो इससे समस्या ये थी कि जो राज्य चाहे वो डीपीएसपी में अपने, मतलब जो राज्य चाहे वो डीपीएसपी के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकता था, जो नहीं चाहता था वो लागू नहीं करता था। और किसी भी प्रकार की उस पर यह बाध्यकारिता नहीं थी कि आपको लागू करना ही पड़ेगा। ठीक है, परंतु समय पर समय की मांग थी कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, तो क्या किया गया? एक अमेंडमेंट किया जाता है, अमेंडमेंट नंबर 73। अब यहां से कहानी शुरू होती। आप मुझे एक चीज बताइए, ये 73 नंबर का जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट करता कौन है? फिर पीछे चलते हैं हम संशोधन प्रक्रिया में। ये संशोधन करता कौन है? संसद करती है। अर्थात ऐसे नियम कानून जो पहले से ही हमारे पास थे, हम कह सकते थे कि संविधान सभा वो सारे कार्य करके जा चुकी है, जिससे हमारा देश अब संचालित होगा। परंतु समय की मांग के अनुसार कानूनों में परिवर्तन, संविधान अनुच्छेदों में परिवर्तन, नई चीजों को जोड़ना, कुछ चीजों को हटाना। जैसे हमने किसको हटाया संविधान से? संपत्ति के अधिकार को हटाया, हमने उसे क्या बना दिया? एक कानूनी अधिकार बना दिया। किसी नए भाग को जोड़ना। ठीक है, तो इन चीजों की पावर भी तो किसी को देना आवश्यक है। अब आप इसकी पावर कैसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं, प्रधानमंत्री को दे सकते हैं, किसी इंडिविजुअल को दे सकते हैं। फिर क्या होगा? ये पावर एक के पास चली जाएगी, तो इस लोकतंत्र की जो भावना है ये आहत हो जाएगी। लोकतंत्र कैसा? जब जनता का ही उसमें क्या ना हो, प्रतिनिधित्व ना हो।
ठीक है, तो क्या किया गया, एक संसद व्यवस्था या एक संसदीय व्यवस्था को अपनाया हमारी संविधान सभा ने कि संविधान बनने के बाद या कोई कानून बनने के बाद जब समय की मांग होगी विधि बनाने की, जब समय की मांग होगी कोई नए प्रस्तावों को पारित करने की, या जब समय की मांग होगी संविधान में कुछ परिवर्तन करने की, हटाने की, जोड़ने की, या हमारे देश में चल रही किसी भी व्यवस्था को बदलने की, तब ये शक्तियां हम किसको देते हैं, संसद को देते हैं। इसी शक्ति का उपयोग करते हुए कौन सा अमेंडमेंट, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में संसद इसी पावर का उपयोग करके पंचायती राज व्यवस्था को कंपलसरी बना देती है हर एक स्टेट के लिए, अर्थात अब हर एक स्टेट को पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना अनिवार्य हो जाता है। क्लियर है? तो संसद का कार्य एक्चुअल में क्या है अगर हम देखें तो संसद के कार्य ये है कि इसकी आवश्यकता देश में इसलिए पड़ी, देखो संसद के तो बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है, कार्य तो बहुत सारे हैं संसद के। आपको यदि याद हो मैंने आपको संसदीय क्रियाविधि पढ़ाई थी, शब्दावली पढ़ाई थी, उसमें हमने देखा था कि संसद क्या क्या कार्य करती है और संसद की शक्तियां क्या क्या होती हैं। परंतु सरल भाषा में समझना है कि संसद की आवश्यकता देश में क्यों थी, तो विधि निर्माण के लिए, विधि निर्माण करती है, विधि निर्माण के लिए, दूसरा संवैधानिक या संविधान में क्या करने की, संशोधन करने के लिए, और देश में किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन, नकारात्मक होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, या तो वो गैर संवैधानिक हो सकता है या आपके मूल अधिकारों का हनन कर सकता है। तो देश में किसी भी प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन करने की शक्तियां किसको दे दी गई, संसद को दे दी गई। और बोला गया कि संसद में जो दो सदन है ना भाई आपके, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, इन दोनों ही सदनों में इन्हें यस मिलना अनिवार्य है। अगर एक भी सदन ने इस पर बोल दिया कि हम इस पर अपनी स्वीकृति नहीं देते, तो आप जो भी प्रस्ताव या बिल्स लाना चाहते हैं वो बिल्स क्या हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। पर यहां तो केवल दो ही भाग हुए, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और हम जानते हैं कि आपके संसद के दो नहीं कितने भाग हैं, तीन भाग हैं, और तीसरा भाग है आपका राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति तो कोई सदन का नाम है नहीं, राष्ट्रपति तो कोई एक इंडिविजुअल पद का नाम है ना, एक व्यक्तिगत पद है जो केवल एक व्यक्ति का होता है। कि यहाँ कोई टीम होती है राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति मतलब 6 लोग, ऐसा होता है। राष्ट्रपति मतलब भारत में केवल एक लोग, है ना। अब इस चीज को आप समझोगे कि लोकसभा से यस मिलने के बाद या पास होने के बाद, राज्यसभा से यस मिलने के बाद या पास होने के बाद, अभी तक जो आपका प्रस्ताव है, जो बिल है, वो एक्ट नहीं बना है, वो कानून नहीं बना है। कानून वो बनेगा अंतिम स्वीकृति के बाद, किसकी, राष्ट्रपति जब उस पर अपनी क्या देंगे, स्वीकृति देंगे या हस्ताक्षर करेंगे, तो जो अब तक आपका ये जो बिल था ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अर्थात ये एक कानून बनने को तैयार है और अब इसे देश में लागू किया जा सकेगा। इसलिए कहा गया कि संसद का निर्माण होना बहुत जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियां देश के लिए कुछ कार्य कर सकें। संसद के तीन भाग होना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हें पास करके किसी के पास भेजा जा सके, और इनके पास ये शक्तियां हैं कि ये बिल्स को, अब आपको देखो वीटो पावर्स याद है, अब वो वीटो पावर्स मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब इन बिल्स के साथ ये क्या क्या कर सकते हैं ये आप जानते हैं, पॉकेट वीटो याद है, ठीक है, पुनर्विचार याद है, या रख सकते हैं याद है, ये सारी चीजें आपको पता है। तो ये चीजें ऐड की गई किसमें, संसद में, अर्थात एक पूर्णतः आने वाले समय में सही ढंग से चलाने वाली व्यवस्था को बनाने के लिए। देखिए आज यदि मैं कोई नियम बनाता हूं, जरूरी तो नहीं कि आज से 50 साल में वो नियम वैसे के वैसे सही रहे और उस चीज से वो जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से चल सके, जरूरी है, क्योंकि समय की मांग है। हो सकता है आज से 20 साल बाद उस चीज की आवश्यकता हो जो आज अस्तित्व में ही नहीं है ना, हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ शक्तियां हम आपको देकर जाते हैं, कुछ पावर्स हम आपको देके जाते हैं, परंतु उन पावर्स में हम एक बंधन डालकर जाते हैं। बंधन क्यों, ताकि उन शक्तियों का क्या ना हो सके, दुरुपयोग। यदि हम कहते कि किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है तो उसका दुरुपयोग हो सकता था, क्योंकि छोटी सी पार्टी भी यदि बहुमत में आ जाती तो वो उस साधारण बहुमत का उपयोग करके कोई भी बिल को क्या कर देती, पास कर देती। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि अभी हमने लोकसभा राज्यसभा शुरू नहीं की है, पर एक सवाल अब दिमाग में आया है तो पूछ लेता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, लोकसभा का कार्यकाल कितना है,
5 वर्ष है, ठीक है। इसका जवाब मैं आज नहीं दूंगा आपको, इसका जवाब मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। आज का पूरा दिन है आपके पास उसका जवाब ढूंढने का, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है, ठीक है। देखना, यह है लोकसभा आपकी, ध्यान से सुनना, तभी ध्यान से इसका जवाब ढूंढ पाओगे आप। यह है लोकसभा और ये है राज्यसभा। अभी हम बात कर रहे हैं कार्यकाल की। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, बिल्कुल सही। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। क्लियर है? इसके बाद ये किस प्रकार का सदन है? स्थायी या अस्थायी? क्या ये डिसॉल्व होता है या नहीं होता है? अर्थात ये क्या है? एक अस्थायी सदन है। और ये डिसॉल्व होता है कि नहीं? ये डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए ये किस प्रकार का सदन है? स्थायी सदन है, ठीक है। तो सवाल ये है जिसका जवाब आपको ढूंढना है कि क्यों इसे अस्थायी सदन बनाया गया, ठीक है, और क्यों इसे स्थायी सदन बनाया गया। सवाल समझना, मान के चलो कि 1952 में पहली बार आपकी क्या गठित हुई? राज्यसभा, ठीक है। तो 1952 में हम मान के चलते हैं कि 245 सदस्य जो भी थे आपके, वो निर्वाचित होकर और राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होकर कहां बैठ गए? राज्यसभा में बैठ गए। तो 1952 से यदि मैं 6 वर्ष का कार्यकाल निकालूं तो ये होता है 1958। 1958 तक सभी के सभी को क्या हो जाना था? रिटायर हो जाना था वहां से, जो कि हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ एक अलग प्रोसेस ने काम किया। वो प्रोसेस मैं आपको राज्यसभा में बताऊंगा कि क्यों नहीं हुआ, ताकि इस प्रोसेस को चलाया जा सके कि हर दूसरे वर्ष कितने, 1/3 सदस्य क्या होंगे? रिटायर होंगे। इस प्रोसेस को चलाया जा सके, ठीक है। ये मैं आपको राज्यसभा में बताऊंगा। आपको केवल जवाब ये ढूंढना है कि क्यों इसे एक स्थायी सदन बनाया गया और क्यों इसे एक अस्थायी सदन बनाया गया, बस इतना ढूंढ कर लाना है आपको, ठीक है। क्या है, हम अक्सर पढ़ते हैं कि राज्यसभा स्थायी सदन है, हम अक्सर पढ़ते हैं लोकसभा अस्थायी सदन है, पर हमें तर्क नहीं ढूंढते कि क्यों क्यों दोनों को अलग अलग रखा गया, क्यों दोनों को अस्थायी क्यों नहीं बनाया गया। राज्यसभा सदस्यों के इलेक्शन भी तो हर 6 वर्ष में हो सकते थे, या क्यों दोनों को ही स्थायी नहीं बनाया गया, ठीक है। इसका जवाब तो आपको पता है, अगर ये स्थायी हो जाता तो शायद कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो भावना है वो समाप्त हो जाती। तो इस छोटे से सवाल का जवाब आपको कल मुझे देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, अब संसद के बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखते हैं। सर्वोच्च विधायी निकाय, शब्द ही क्लियर है, विधायी निकाय। क्यों बोला गया इसको विधायी निकाय? क्योंकि ये विधि का निर्माण करती है। अब एक चीज को समझना, हमारी जो संसद है ये 2 कार्य करती है, एक कार्यपालिका का काम और दूसरा विधायिका, ठीक है। कार्यपालिका यानी जो हमारी कार्यपालिका होती है, जो देश में कार्य करने का काम करती है, और दूसरा विधायिका जो हमारे देश में कानून बनाने का काम करती है। हमारे देश में ये दोनों ही बॉडी के लिए अलग अलग सदस्य हैं या एक ही सदस्य हैं? एक ही सदस्य हैं, एक ही सदस्य हैं। पर यदि मैं बात करूं अब अमेरिकी संसद की, जो अमेरिकी संसद है आपकी, वहां पर ये जो कार्यपालिका है और विधायिका है, क्या यहां पर भी सेम सदस्य बैठते हैं, सेम मेंबर्स बैठते हैं? आपको याद हो, अगर जब मैंने आपको इलेक्शंस पढ़ाए थे राष्ट्रपति के, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही एक व्यक्ति ही करते हैं, यानी संसद में बैठे हुए सदस्य ही करते हैं। कोई अलग से ऐसा सदन नहीं बना है जो बोला जाएगा कि आपका काम केवल विधि बनाना है और आपका काम केवल कार्यपालिका को देखना है, लेजिस्लेटिव को देखना है, ऐसा नहीं है। पर यहाँ पर वो चीज है, विधि बनाने के लिए एक अलग संस्था है, अलग निकाय है, और कार्यपालिका के लिए एक अलग संस्था है, अलग निकाय। तो ये डिफरेंस है भारत की संसद में और अमेरिका की संसद में। हमारे यहाँ पर जो कार्यपालिका का काम करता है वही विधि बनाने का काम भी करता है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत का सर्वोच्च विधि निकाय है। देखो, यह सरकार के संसदीय स्वरूप अब सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल,
हमारी जो संसदीय व्यवस्था है इसे बोला जाता है सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल। क्यों बोला जाता है, किसी को पता है? कि यदि पूछा जाए, हमने तो ये सुना है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये सब सुना है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये सुना है, ये नई चीज क्या सुन ली हमने, वेस्टमिंस्टर मॉडल। ये क्या है वेस्टमिंस्टर मॉडल? तो आज हम जो सदन की व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं या सदनी प्रणाली को जो फॉलो कर रहे हैं, ये विश्व की सबसे पुरानी प्रणाली जिसने देश के विश्व के सामने पेश की थी या फॉलो करते आ रहा था, वो था यूके। कौन? अर्थात ब्रिटेन। ब्रिटेन ने फॉलो किया, और ब्रिटेन में जहां ये संसदीय व्यवस्था बैठती थी, जिस हॉल में ये बैठती थी, जिस भवन में ये बैठती थी, उसे बोला जाता था पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। क्या बोला जाता था? पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। तो हमने कहा कि कॉपी की व्यवस्था, ब्रिटेन की व्यवस्था कॉपी की, और ब्रिटेन की हमने जो व्यवस्था कॉपी की, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल। क्योंकि ब्रिटेन में जिस जगह पर ये प्रणाली फॉलो की जाती थी उसे बोला जाता था पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है क्यों बोला जाता है कि सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल? कभी आपसे कोई पूछे कि वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है, या आप किसी से पूछो कि आपको पता है वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है, तो ये चीजों का जवाब आपको पता होना चाहिए। ठीक है? इसके बाद अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में प्रमुख और केंद्रीय स्थान रखता है। पहली संसद आपको पता है कब? 1952। भारत के नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव 1951-52 के दौरान हुआ, और पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई, निर्वाचित संसद। ठीक है? इसके बाद संवैधानिक प्रावधान। अगर पूछा जाए संसद आपको कहां देखने मिलेगी, तो अभी भी आपको भाग 5 में, जिसका नाम क्या है, संघ, इसमें आपको देखने मिलेगी आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 तक। इसका मतलब ये कोई छोटा मोटा चैप्टर तो नहीं है, 79 टू 122 है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें सारे बिल्स हैं, जो वो बिल्स हम देखेंगे। पहली चीज हम देखेंगे संसद की शक्तियां, फिर हम देखेंगे संसद में सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, फिर हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां, उसके बाद उनके कार्य क्या होंगे, फिर हम देखेंगे इनमें जो अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है संसद में, वो अधिकारियों की शक्तियां और अधिकारी क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे बिल्स, जॉइंट पार्लियामेंट, बजट सेशंस, ये सारी चीजें आपकी किसमें आने वाली हैं, 122। अच्छा, ये 122 में जाके समाप्त हो रहा है, इसके बाद आता है 123, आता है 122 के बाद 123 आता है ना, इतनी तो मैथ्स अच्छी है मेरी। तो 123 में क्या है आप लोगों को पता है? राष्ट्रपति का, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो आपकी संसद है आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक है, तक संसद के संगठन, उसकी संरचना, उसकी अवधि, उसके अधिकारियों, प्रक्रियाओं और विशेष अधिकारों और शक्तियों से संबंधित हैं। आपके आर्टिकल नंबर 79 से 122, ये पूरे के पूरे आर्टिकल्स मैं आपको याद करवाऊंगा। ठीक है? संसदीय पैटर्न। भारत संविधान के निर्माताओं ने अमेरिकी पैटर्न के बजाय, अच्छा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमने अमेरिकन पैटर्न को क्यों नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि वहां विधि के सदस्य, विधायिका के सदस्य अलग होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य अलग होते हैं। संसद के किस पैटर्न को अपनाया हमने? ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया, क्योंकि वहां पर कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य क्या होते हैं? एक ही होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग नहीं होता, परंतु भारत में होता है। हमारे राष्ट्रपति विधायिका के अंग है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक वो विधि बन ही नहीं सकती, वो विधि लागू ही नहीं हो सकती। क्लियर है ये चीज? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, ये क्लियर है आपको? अब मैं आपसे कभी पूछूं वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या होता है, बता दोगे? हमारी संसद का मॉडल ही क्या है? वेस्टमिंस्टर मॉडल है। ठीक है? अब एक चीज और आती है, जो हमारी लोकसभा है और जो हमारी राज्यसभा है, हमने देखा कि हमने इसे कहां से ग्रहण किया? ब्रिटेन से ग्रहण किया। चलो ठीक है, ब्रिटेन से ग्रहण किया। लोकसभा को लोकसभा प्रेरित है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन से, हाउस ऑफ कॉमन से, और इसे कहा जाता है निम्न सदन। क्या बोला जाता है? निम्न सदन। ठीक है? और यहां पर जो लोग आते हैं चुनकर, वो चुने जाते हैं जनता के द्वारा। ये लोग चुने जाते हैं जनता के द्वारा। फिर आती है राज्यसभा, ये भी हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से, और इसे बोला जाता था, ये प्रेरित है आपके हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। ठीक है? और इसे ही बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट।
या स्टेट्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये दोनों ही नाम हमने लिए ब्रिटेन से। पहले लोकसभा को लोकसभा नहीं बोला जाता था, ठीक है, ये होता था आपका। अच्छा, एक और, हाउस ऑफ पीपल्स, जनता का सदन। एक चीज और बोली जाती थी इसे, क्या? हाउस ऑफ पीपल्स, क्योंकि ये क्या है? जनता का सदन है। चुनकर कौन ला रहा है? जनता। अच्छा, ये जो आपका हाउस ऑफ लॉर्ड से प्रेरित है और जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा कहते थे, देखो ये हाउस ऑफ कॉमन से प्रेरित है, हम इसे बोलते थे हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। प्रेरित कहां से है? बोलते क्या थे? ये प्रेरित कहां है? बोलते क्या है? इसे बोला जाता है उच्च सदन। और यहां पर लोग भेजे जाते हैं राज्यों की विधानसभा से चुनकर, इसीलिए इसे बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों ही व्यवस्थाएं थी। हमने इसे आगे चलकर, अब मैं आपको बता ही देता हूं, 1954 में, बहुत हो गया इंग्लिश नाम यूज कर करके, हमें अपने खुद के नाम चाहिए थे। हमने 1954 से बोला कि हम इसे बोलेंगे लोकसभा, जो आपका आपका हाउस ऑफ पीपल्स अब तक बोला जा रहा था, और जो आपका काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जा रहा था, हम इसे बोलेंगे राज्यसभा। 1952 में आपकी पहली सदन की बैठक बैठ गई थी, इसे बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसे बोलते थे हाउस ऑफ पीपल्स। निम्न सदन, उच्च सदन, अस्थायी सदन, सॉरी, स्थायी सदन, अस्थायी सदन। क्लियर है? अभी भी हमने पढ़ना शुरू नहीं किया लोकसभा, सिर्फ हम ओवरव्यू देख रहे हैं, कंपैरिजन देख रहे हैं, ठीक है। तो क्यों बोला जाता है हमारे राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट्स, सॉरी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्लियर है? और क्यों इसे हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, और हम इसे आज किस नाम से जानते हैं? लोकसभा के नाम से जानते हैं। देखते हैं आगे। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग हैं? अब तो हम इससे बहुत अच्छे से परिचित हो चुके हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये चीज आपको पता है, और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग तब भी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक वह राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त ना कर ले। इसलिए संसद का सदस्य ना होकर भी राष्ट्रपति क्या है? संसद का एक भाग है। क्लियर है? इसके बाद राष्ट्रपति संसद के कुछ अन्य कार्य भी करता है, जैसे राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र क्या करता है? बुलाता है, या सत्र को समाप्त करता है। अच्छा, ये चीज मैं फिर से आपको बता देता हूं, सत्र समाप्ति की घोषणा करते हैं आपके, सत्र समाप्ति का कार्य करते हैं आपके अध्यक्ष महोदय, परंतु सत्रावसान हो चुका है, इसकी घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो वह अध्यादेश को जारी कर सकते हैं, या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अर्थात आर्टिकल नंबर 108 जॉइंट पार्लियामेंट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? क्या यदि स्पीकर अकेले चाहे तो बुला सकते हैं क्या? कि लोकसभा स्पीकर का माने संयुक्त अधिवेशन का बुला सकते हैं? नहीं। कौन बुला सकता है? केवल राष्ट्रपति। अब यहां देखना, 1954 में राज्य परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट और जनता का सदन अर्थात हाउस ऑफ पीपल्स के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। क्लियर है? तो ये एक अच्छा फैक्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम शुरू से ही लोकसभा को लोकसभा या राज्यसभा को राज्यसभा नहीं कहते थे। हम लोकसभा को कहते थे हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा को कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स। पर 1954 के बाद फिर हमारी देशभक्ति जागी, हमें खुद के नाम चाहिए, तो हमने हाउस ऑफ पीपल को नाम दिया लोकसभा का और काउंसिल ऑफ स्टेट्स को नाम दिया हमने राज्यसभा का। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है, जबकि लोकसभा निम्न सदन या निचला सदन कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, और जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जबकि राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को वोट कौन देता है? जनता। परंतु राज्यसभा के, अच्छा एक चीज और, राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होते हैं, पर कैसे? कौन सी प्रणाली से? प्रणाली कौन सी होती है? कौन सी प्रणाली होती है? तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है ना आज। क्या दिया है अभी होमवर्क मैंने आपको? कि राज्यसभा स्थायी क्यों है ना? होमवर्क नंबर 2 लिखिए कि अप्रत्यक्ष तो होते हैं, पर ये चुनाव प्रक्रिया कौन सी फॉलो करते हैं?
चुनाव प्रक्रिया बेहद ही आसान है। चुनाव प्रक्रिया कौन सी फॉलो करते हैं, ठीक है, कल तो आपको वैसे ही बताया जाएगा ये दोनों चीजें। क्लियर है ये? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्लियर है? इसके बाद संसद से जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधान। अब आपकी जो संसद है ये कहां से कहां तक है? 79 से लेकर 122। तो अब एक साथ पढ़ेंगे तो सारी चीजें हवा हो जाएगी, तो हम इन्हें टुकड़ों में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टुकड़ा ये रहा आपके सामने जो आपको खाने को दिया जाएगा। कौन सा फेवरेट फल है आपका? ये आधे से ज्यादा मैंगो ही क्यों बोलते हैं? दुनिया में और फल नहीं है कि आपने खाए नहीं है? अच्छा, मैंगो अच्छा लगता है वो तो ठीक है, पर हमारा दिमाग सबसे पहले मैंगो को ही याद करता है, तो आप मैंगो बोल देते हो। और भी अच्छे अच्छे फल हैं। संसद से जुड़े संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए भारत में एक क्या होगी? तो लो भाई, हमें एक आर्टिकल तो पता चल गया कि आर्टिकल नंबर 79 किससे संबंधित है? संसद से संबंधित है। हम 78 के अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 1 से लेकर 78 तक का सफर तय कर चुके हैं, अब हम बढ़ रहे हैं 79 की ओर, जो बोलती है कि देश के लिए क्या होगी? संसद होगी। अच्छा, एक होमवर्क और दिया है मैंने आप लोगों को, सारे विश्व की देशों की क्या याद करके लाना है? संसद। भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के संगठन विशेष अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। अब आज आपको इतने आर्टिकल्स याद करके घर जाना है, ठीक है, जो बेहद ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा पेन रख देना और यहां ध्यान देना। चलो, आर्टिकल नंबर 79 अभी देखा क्या है? संसद के गठन से संबंधित है। अब यहां ध्यान दो, सबसे पहले उच्च सदन की बात करेंगे, फिर निम्न सदन। पहले उच्च आएगा, पहले उसके बाद निम्न। उच्च मतलब कौन सा सदन? राज्यसभा। और उसके बाद लोकसभा। तो सबसे पहले 79 में संसद, फिर 80 में 80 में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यों की परिषद, और 81 में लोकसभा या जनता का सदन, ठीक है। तो 80 में है आपका राज्यों की परिषद अर्थात क्या? राज्यसभा। 81 में है आपका लोकसभा की संरचना। तो तीन आर्टिकल तो बेहद ही आसान है, 79, 80 और 81। 79 में क्या है? संसद। 80 में क्या है? और 81 में क्या है? लोकसभा। अब बात करते हैं 82। देखो, इसमें यह बोला गया था कि प्रत्येक जनगणना, जनगणना प्रत्येक कितने वर्षों में होती है देश में? 10 वर्षों में। हालांकि कोरोना की वजह से अभी बहुत समय से नहीं हुई है, जो 2021 में होनी थी वो अब तक नहीं हुई है। तो जो जनगणना होती है उसमें बोला गया था कि जब भी प्रत्येक वर्ष जनगणना की जाएगी ना, तो लोगों की जनगणना, जनसंख्या बढ़ेगी। और हमारे यहाँ जो सीटों का आवंटन होता है, राज्यसभा और लोकसभा की सीटों का जो आवंटन होता है, वो जनसंख्या के आधार पर होता है कि कितनी जनसंख्या पर एक सीट रखी जाएगी जो उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्लियर है? तो ये बोला गया 82 में कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों की संख्या में परिवर्तन किए जा सकेंगे, और ये काम करता है परिसीमन आयोग, ठीक है। अब आगे जाके इस व्यवस्था को बदला गया। क्यों बदला गया वो मैं आपको लोकसभा में बताऊंगा कि क्यों हमने 1971 की जनगणना को रोक दिया और बोला कि अब तक जो इलेक्शन होंगे वो किस जनगणना के हिसाब से होंगे? 1971। इसलिए सीटों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं करते। इसके पीछे एक खास वजह थी, वो वजह मैं आपको लोकसभा में बताऊंगा। फिलहाल आप केवल आर्टिकल नंबर 82 में देखिए कि पुनः जनगणना के बाद समायोजन, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि हर जनगणना के बाद सीटों की संख्याओं में परिवर्तन किया जा सकेगा इस प्रावधान के अनुसार। फिर आता है 83, संसद के सदनों की अवधि अर्थात कार्यकाल। तो हम कार्यकाल जानते हैं, लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का। 84 कहता है कि सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? संसद के जो आप सदस्य बनना चाहते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के, तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? वापस चलते हैं, 79 में क्या है? संसद। 80 में क्या है? 81 में क्या है? 82 में क्या है? समायोजन। 83 में क्या है? अवधि, पहले अवधि। और 84 में क्या है? योग्यता, सदन के सदस्य बनने की योग्यता। 85 में है सत्र, संसद का सत्र और सत्रावसान या उसका विघटन। सत्र बुलाना, सत्र को समाप्त करना या उसका विघटन करना, किसमें? 85 में, ठीक है। 86, सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, किसमें? 86 में। और 87 को हम जानते हैं, इसे यदि मैं बोलूं अभिभाषण, तो क्या ये गलत होगा? इसे हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के नाम से भी जानते हैं।
राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अर्थात अभिभाषण। आर्टिकल नंबर 87, ये भी पढ़ चुके हैं हम। 88 याद है? 88 बोलता है कि सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के विशेष अधिकार, परंतु ये आर्टिकल उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं देता। याद है? मंत्रिपरिषद पढ़ी थी, मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान पढ़े थे, उसमें हमने सीधे जंप किया था आर्टिकल नंबर 88 में। क्यों किया था? क्योंकि 88 बोलता है मंत्रियों के और महान्यायवादियों के अधिकार के बारे में। क्लियर है? तो 88 आपको पता है। इसके बाद 87 आपको पता है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण है। तो 86 तक हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं। 86 में सबसे पहले आप इन तीनों का एक क्या बनाओ, ग्रुप बनाओ। ये तीन एकदम आसान है क्योंकि संसद, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा के गठन की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल नंबर 80। और लोकसभा की 81। बस ठीक है। अब हमें केवल ध्यान देना 1 2 3 4 5 आर्टिकल्स में, जो कि बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 82 में क्या है? समायोजन। 82 ठीक है। 83 में क्या है? कार्यकाल बेहद ही आसान। 85 में क्या है? योग्यताएं। 86 में क्या है? सत्र, सत्रावसान और उसका विघटन। बताओ, मुश्किल था? अब एक बार मैं लिखूंगा, आप मुझे बताओगे। ठीक है, और मैं भूल चुका हूं अब सब। ठीक है, अब अगर गलत लिखवाया बेटा तो सोच लेना। चलिए, सबसे पहले आर्टिकल नंबर कहां से शुरू करना है? 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। बस। चलिए, 79 में क्या है? संसद का गठन। बिल्कुल सही। अब इसको अपने दिमाग में अभी से स्टोरेज डालना शुरू कर दो, स्टोर करना शुरू कर दो। संसद का गठन। 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। अच्छा, एक चीज याद रखना, राज्यसभा लिखा नहीं मिलेगा, तो लिखा मिलेगा राज्यों की परिषद। ठीक है। फिर लोकसभा की, थोड़ी एनर्जी के साथ है ना, लोकसभा की संरचना। जितना एनर्जी से बोलोगे उतनी जल्दी थोड़ा सा बॉडी क्या सोई हुई रहती है ना आपकी सुबह सुबह। 82, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। बिल्कुल सही। अगला 83, सदन के, दोनों ही सदनों का क्या? कार्यकाल। बहुत बढ़िया। अगला, किसकी? सदन के सदस्यों की योग्यताएं। अगला, सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित प्रावधान। 86 क्या? 86 नहीं है, गलत लिख दिया। क्या है 86? क्या है 86? 80? अच्छा, 86 नहीं है, 86 ही नहीं है तो बहुत चालू हो बेटा, है ना। सर जल्दी से स्लाइड खोल दो इसलिए, है ना। क्या था 86? देख लिया ना क्या था? सदन को संबोधित करने का, सदन को संबोधित करने का किसका विशेष अधिकार? संबोधित करने का राष्ट्रपति का। इतने चालू हो ना बेटा तुम लोग, क्या बोले हो, है ही नहीं, है ना। थोड़ी देर के लिए मैं भी शॉक्ड हो गया कि सही में नहीं है क्या। 87, राष्ट्रपति का अभिभाषण। 88, सदन के संबंध में मंत्रियों व महान्यायवादी के विशेष अधिकार।
ये हमने देखा संविधान का भाग 5, चैप्टर का नाम है आपका संसद, और भाग 5 का नाम है आपका संघ। इसका हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लियर है? इतने आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे कल तक। देखो अभी तो हमने केवल इतने देखे हैं, हमें कहाँ तक जाना है? 122 तक जाना है, तो हमें उन चीजों को याद करना होगा। आर्टिकल डेली बेसिस पे पढ़िए आप लोग, है ना, जिंदगी भर याद होने चाहिए, क्योंकि ये तो हमेशा ही काम आएंगे। एज अ सिटीजन भी तो पता होना चाहिए आपको कि अगर आपसे कोई बोले संसद क्या होती है, तो आप सीधे ये मत बोलो कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। संसद की बात कहाँ की गई है देश में? तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 79 में बात की गई है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। ठीक है? पॉलिटी को पढ़ो मत, पॉलिटी को समाहित कर लो अपने अंदर। एक ग्रंथ है ये, तो देश का ग्रंथ है, जैसे हमारे धर्मों के ग्रंथ होते हैं ना, ये देश का ग्रंथ है आपका संविधान। तो इस ग्रंथ को आपको अपने भीतर समाहित करना पड़ेगा। फिर आप जी जाते जाते हर जगह आपको आर्टिकल्स दिखने लगेंगे। ठीक है? कोई उधम मचाएगा ना, तो आपको याद आएगा आर्टिकल 19 ने इसको जो स्वतंत्रता दी थी अभिव्यक्ति की, ये उसका मिसयूज कर रहा है। क्योंकि उस पर हमने देखा था युक्त युक्त निर्बंधन लगे थे कि इस तरह से उपद्रव नहीं मचा सकता, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है शस्त्र रहित शांति पूर्वक कानूनी अधिकार है हड़ताल करना, परंतु संवैधानिक अधिकार नहीं है। उसको जाके बताओ और सिर्फ बताओ और वहां से चले जाओ। ठीक है? ज्यादा ज्ञान मत देना उपद्रवियों को, फिर बोलो नहीं आपने बोला तो सर उनसे बात करना, हम पिट के आ गए, ऐसा नहीं है ना। कानूनन रूप से उसमें आप आगे बढ़िए। क्लियर है? तो केवल आज संसद का हमने देखा परिचय, ओवरव्यू। अब हम कल आपको बताएंगे लोकसभा और राज्यसभा। और कल लोकसभा, कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि आज तक लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं कि होती क्या है, चुने क्यों जाते हैं, क्यों स्थायी है, क्यों अस्थायी है, तो सारी चीजें आपको कल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? जय हिंद।